नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कृषि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो कृषि से संबंधित दोस्तों हमें कई सारी जानकारियाँ हैं। पर क्या कब आप जानते हैं कि झूम कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि किस प्रकार से की जाती है? कहाँ पे की जाती है? दोस्तों झूम कृषि से हमेशा हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज जानते हैं कि झूम कृषि होती क्या है, इसके बारे में सविस्तार से आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में वीडियो का री एग्ज़ाम महाबचत ऑफर है और ये आपके इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स नया स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों झूम कृषि के बारे में है दोस्तों। कुछ बच्चे अनुमान लगा रहे होंगे झूम कृषि नाम है, कहीं झूम झूम के तो कृषि नहीं की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों कि झूम झूम के कृषि की जाती है। दोस्तों झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। क्या है? बहुत ही पुरानी दोस्तों आदिम प्रकार की कृषि मानी जाती है, जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें क्या किया कर दिया जाता है? जला दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? उन्हें जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण यानी लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता था। पहले दोस्तों क्या करते थे, जो किसान भाई थे वो क्या करते थे? पहले दोस्तों उस खेत के जो वृक्ष होते थे, सारी चीजें होती थी, उन्हें क्या करते थे? वे काट देते थे दोस्तों। काट के क्या कर देते थे? वहीं पे गिरा देते थे, वहीं पे गिर जाते थे और दोस्तों कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ देते थे और उसको फिर क्या करते थे? जैसे ही वो सूख जाता था उसे क्या करते थे? जला देते थे दोस्तों। और वो क्या हो जाता था? राख बन जाती थी दोस्तों। कुछ वर्षों तक, प्राय 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। और फिर दोस्तों जब वो राख बन जाए फिर उसको दोस्तों हलों के माध्यम से क्या किया जाता था? जुताई की जाती थी और उसमें क्या किया जाता था? बीज बो दिया जाता था। फिर क्या किया जाता था दोस्तों? उसमें फिर बीज बो दिया जाता था। तो ये कुछ वर्षों तक ऐसे ही दोस्तों 2 या 3 वर्ष में किया जाता था। हमें सब किसान भाई ये चीज़ें करते थे, क्योंकि उसमें ये होता था कि इसलिए ये चीज़ें की जाती थी कि मिट्टी की जो उपजाऊपन है या उर्वरता हो वो क्या है? बनी रहे। ये नहीं कि दोस्तों अगर आप लगातार खेती करते रहेंगे तो मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इनका मानना था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? भूमि को छोड़ दिया जाता था, जिस पर पुनः पेड़ पौधे स्वयं उग जाते थे। पेड़ पौधे क्या हो जाते थे? स्वयं उग जाते थे। अब अत्यंत जंगली भूमि को छोड़ दिया जाता था, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हों। जब अत्यंत जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है तो उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। जैसे दोस्तों पेड़ उगाते थे, फिर दोस्तों उन पेड़ों को क्या किया जाता था? फिर उन पेड़ों को काट लिया जाता था और उसी प्रकार से जला दिया जाता था। फिर वो जैसे सूख जाते थे फिर दोस्तों उनको यानी कि उनको जला के राख हो जाता था। फिर दोस्तों खेत से जुताई करके उसमें क्या करते थे? बीज बो। ये ऐसे ही प्रक्रिया चलती थी दोस्तों झूम कृषि में। यही प्रक्रिया होती थी कि पेड़ों को जला के, सुखा के, जैसे काट के फिर वो जल जाते थे। जो दोस्तों अपने से स्वयं से जो पेड़ पौधे जग जाते यानी उत्पन्न हो जाते हैं, जो आपके घासों के रूप में होते हैं और झाड़ियों के रूप में होते हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें फिर वो क्या होते हैं? फिर उनमें दोस्तों राख हो जाती थी। फिर खेत की जुताई की जाती थी, उसके बाद बाकी चीज़ें साफ ऑफ करके फिर दोस्तों उसमें बीज बोया जाता था। फिर कुछ समय बाद जैसे अनाज कटाई हो जाए फिर दोस्तों यही प्रक्रिया की जाती थी। इसका इन लोगों का इसलिए मानना था दोस्तों कि इससे क्या होती थी? जो भूमि की उर्वरता होती थी, जो उपजाऊपन होता था, वो बना रहता था दोस्तों काफ़ी समय तक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रकार यह एक स्थानांतरणशील कृषि कही जाती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्थानांतरणशील कृषि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि किसे कहा जाता है? झूम कृषि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झूम कृषि को स्थानांतरणशील दोस्तों कहा जाता है। ये याद रखिएगा, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर बाद पर खेत बदलते रहते। दोस्तों जैसे ही खेत में आपने खेती की, फिर आप उस खेत को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उस खेत में दूसरे वर्ष आप खेती नहीं करेंगे, फिर 1 वर्ष के लिए उसको छोड़ देंगे, आप नए खेत में खेती करना प्रारंभ कर देंगे। फिर दोस्तों इसमें झाड़ियाँ उत्पन्न होगी, अपने से पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए, 1 साल में उत्पन्न हुआ है, तो फिर आपने इसको काटा
और इसको छोड़ दिया, इसको क्या किया, छोड़ दिया। अब इसमें आपने किया, तब से इसमें भी दोस्तों वही कंडीशन हो गई। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, यानी स्थानांतरण करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ये नहीं कि एक साल वो इसमें किया फिर इसी में किया, लगातार किसी भी एक खेत पे खेती नहीं करते झूम कृषि के जो किसान होते हैं। ये चीज़ यहाँ पर होती कहाँ पे, भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, झूम कृषि। तो दोस्तों पूर्वोत्तर पहाड़ी पे जो लोग होते हैं आदिम जाति के, उन्हें वही दोस्तों ये कृषि करते थे, और इसे इसलिए इस कृषि को क्या कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा तरीका बहुत ही अजीब था दोस्तों इन लोग का, जिससे कि इनका यही मानना था कि अगर लगातार हम एक ही खेत पे दोस्तों लगातार हम खेती करते जा रहे हैं, तो ये जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये जमीन बंजर हो जाएगी। इसमें जिस प्रकार से ये एक वर्ष छोड़ देते हैं दोस्तों, 1 वर्ष 2 वर्ष छोड़ देते हैं तब खेती करते हैं, तो जितना अनाज उत्पन्न होता है उतने अनाज उत्पन्न नहीं होगा, उतना अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी मिट्टी फिर क्या होगी, उपजाऊ नहीं रह जाएगी। इसमें धीरे धीरे इसकी उर्वरकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मानना था लोगों को, यहाँ के पहाड़ी के लोगों, आदिम जातियों का दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, झूम खेती का दूसरा नाम। दोस्तों पूछा जा सकता है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या होता है। तो झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या दोस्तों अग्निप्रति खेती पूछा जा सकता है कि अग्निप्रति खेती किसे कहा जाता है, या काटो और जलाओ कृषि किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि झूम खेती को ही दोस्तों कहा जाता है कि अग्नि काटो और जलाओ और कृषि करो। दोस्तों वही है ना, पेड़ पौधों को क्या किया जाता था, काटा जाता था, जलाया जाता था, उसके बाद क्या किया जाता था, कृषि की जाती थी दोस्तों। ये थी झूम खेती। ठीक है, तो इसके 2 नाम हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहला है काटो जलाओ और कृषि, दूसरा है अग्निप्रति खेती। ये भी अग्निप्रति खेती है दूसरा नाम, ये भी याद रखिएगा कि नाम से यह जाना जाता है। इस कृषि पद्धति में किसी भी विशेष भूमि पर मौजूद पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को फसल की खेती के लिए, खेत बनाने के लिए काटा जाता था। यानी वही बात है दोस्तों कि कोई भी पद्धति के भूमि पर मौजूद पेड़ जैसे होते थे, अन्य वनस्पतियां होती थी, फसलें होती थी, तो उनको क्या कहा जाता था, खेत बनाने के लिए उन्हें काट दिया जाता था और वहीं पे जला दिया जाता था। ये भी चीज थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ किताबें हैं जो कि आ चुकी हैं, आप सभी लेना चाहें, नंबर्स नो है दिए हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, झूम खेती की मुख्य फसल बात कर रहे हैं कि झूम खेती की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, नोट करते जाइए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बार बार लिखने के लिए, इसलिए क्योंकि करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पढ़ निशान। दोस्तों आपने चीज़ों को पढ़ा और फिर आप आंख बंद करिए, फिर सोचिए, उसके बाद आप लिखना शुरू करिए कि मुझे चीज़ें कितनी याद रही। झूम कृषि के बारे में मैंने आज पढ़ा, मेरे रत्नेश सर ने पढ़ाया, और फिर दोस्तों आप आंख बंद करके लिखना शुरू करिए कि कितने पॉइंट्स आपके दिमाग में थे दोस्तों। फिर आपको लगेगा कि हाँ, क्या मैंने अचीव किया, क्या मैंने पाया, जो दोस्तों आपने समय दिया, कि आखिर आपने कितना आपके माइंड में है। दोस्तों फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आइए, फिर आप पढ़िए कि हाँ यार ये पॉइंट छूट गया था, इसको फिर से आप रिवाइज करिए और फिर उसको लिखिए दोस्तों अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार ये चीज़ें की तो झूम खेती आपका कभी भी, आप भविष्य में दोस्तों इसके बारे में नहीं भूलेंगे। इसके बारे में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आप दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुरंत दोस्तों बिना ही आंख झपके ही उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको पर करनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, करके देखिए, 1 बार 2 बार करके देखिए, फिर देखिए सुधार होगा, फिर आप कहेंगे कि हाँ सर ने कहा था, रत्नेश सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो वो चीज़ है दोस्तों। और चलते कृषि झूम को अभ्यास करने के लिए, जिसमें वनस्पतियों को जलाकर भूमि को साफ किया जाता है, कई वर्षों तक खेती की जाती है और फिर मिट्टी की उत्पादकता में गिरावट आने पर इसे किसी अन्य स्थान के पक्ष में छोड़ दिया जाता है। इसमें दोस्तों झूम खेती की मुख्य फसलों की बात की जाए तो इसमें होता है चावल, आपका राइस आता है दोस्तों, चावल आता है, मक्का आता है, और क्या आता है, बाजरा, बजरी आपने देखी होगी दोस्तों। और एक प्रकार का अनाज उस विधि द्वारा उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से है दोस्तों।
ये सारे अनाज दोस्तों झूम कृषि के द्वारा उगाए जाते हैं। चावल, मक्का, बाजरा बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। याद रखिएगा कि झूम कृषि मुख्य फसलें कौन कौन सी है, याद रखिए, एक बार लिखिए सारे बच्चे। चावल हो गया, बाजरा हो गया, और क्या हो गया, बाजरा हो गया, और हमारा कौन सा है, मक्का हो गया दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों 3 हमारी झूम खेती के क्या हैं, फसलें हैं। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे आपसे दोस्तों, ऑप्शन दे देगा, आपसे दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया चना, दे दिया मटर, दे दिया, और ऑप्शन में दे दिया गेहूं, दे दिया, और दोस्तों ऑप्शन में आपको दे दिया चावल। आपसे पूछा कि इनमें से बताइए कौन सी, यानी झूम कृषि की खेती है, झूम कृषि की फसल है, बताइए कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, चावल होगा। ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चीज़ों को समझते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, झूम की खेती कौन करता था दोस्तों? झूम की खेती कहाँ होती थी, कौन लोग करते थे, आइए जानते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में, बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में, चटगांव पहाड़ी इलाके में स्वदेशी समुदायों और बंगालियों की पारंपरिक कृषि तकनीकी को क्या कहा जाता था, झूम कृषि कहा जाता था दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और बांग्लादेश दोस्तों। इन 4 जगहों पे दोस्तों, इन 4 आपके यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में, चटगांव पहाड़ी इलाकों पे दोस्तों, ये आपके दोस्तों इन प्रदेशों में आपका क्या होता था, झूम की खेती होती थी दोस्तों। ठीक है, और आसपास के क्षेत्रों में, चटगांव पहाड़ी इलाकों में स्वदेशी समुदायों और बंगाली कृषि तकनीकों को झूम खेती की कही जाती थी दोस्तों। तो ये याद रखिएगा कि झूम की खेती कहाँ होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, मिजोरम में होती है, नागालैंड में और बांग्लादेश में। वहाँ के पहाड़ी पहाड़ी जो इलाके होते हैं दोस्तों, वहाँ पे झूम की खेती ज़्यादा की जाती है, वहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, झूम की खेती कहाँ होती है? भारत के उत्तरी पूर्व भाग, जिसे मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में क्या, पुडु, आंध्र प्रदेश में कौन सा वो है, पुडु है, वहाँ पे होती है। उड़ीसा और भारत के दक्षिणी भाग में, कहाँ होती है, उड़ीसा और भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। और दोस्तों कुछ हिस्से में स्लैश एंड बर्न कृषि या आग प्रति का झूम या झूम खेती के रूप में इसे भी जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में दोस्तों ऐसे हिस्से होते हैं जहां पे इसे क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि, स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं दोस्तों, इसे स्लैश एंड बर्न कृषि कहेंगे, या आग प्रति भी कहा जाता है दोस्तों। क्या करता है, आग प्रति भी कहा जाता है, या झूम खेती भी कहा जाता है दोस्तों। कुछ जगह पे इस नाम से भी यह खेती जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, झूम के अंतर्गत किस राज्य का 50% से अधिक क्षेत्रफल दोस्तों, 50% से अधिक क्षेत्रफल पर झूम खेती होती है, वह कौन सा राज्य है, आइए जानते हैं। परिचय, पारंपरिक झूम खेती या झूम अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कृषक समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण आजीविका होती है। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के दोस्तों 50% के दोस्तों अधिक क्षेत्रफल पे आपकी झूम खेती होती है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोग काफ़ी अच्छा यानी कि मानते हैं झूम खेती को दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के सकल फसली क्षेत्र का लगभग 52% झूम खेती के अधीन है। सोचिए दोस्तों 52% लोग यानी कि क्षेत्रफल पे आपकी झूम खेती होती है। क्या होती है, आपकी झूम खेती 52% क्षेत्रफल पे होती है। यानी वहाँ के लोग काफ़ी झूम खेती को पसंद करते हैं। वहाँ के लोग दोस्तों यानी कि अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, खेत को उपजाऊ बनाने के लिए ये पद्धति अपनाते हैं कि जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे और दोस्तों अनाज की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती रहे। क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी उपजाऊ है, उर्वरक है, तो आपको अधिक से अधिक अनाज की प्राप्ति होगी दोस्तों। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, उर्वरक नहीं है दोस्तों, उर्वरकता उसकी समाप्त हो गई है, तो आपको अधिक अनाज की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सत्य है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। इसीलिए मिट्टी को दोस्तों उर्वरक बनाने के लिए जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादातर दोस्तों ऐसे रासायनिक खादों का प्रयोग न करें, बल्कि जैविक खादों का प्रयोग करें दोस्तों। रासायनिक खादों का अगर प्रयोग करेंगे तो दिन प्रतिदिन हमारी दोस्तों जो रासायनिक खादें बन रही हैं, यूरिया है, DAP है, ये सब दोस्तों बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक है।
तो जब आप दोस्तों जैविक खाद जैसे कि गाय का गोबर हो गया, भैंस का गोबर हो गया दोस्तों, और लोग भेड़ और रखवाते हैं अपने खेतों में दोस्तों उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए, और भी चीज़ें हैं दोस्तों। आप जिस प्रकार से अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप खेतों को में दोस्तों खाद के रूप में फेंकते हैं, तो आपके खेत की जो उर्वरकता होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। क्योंकि इन खादों से उत्पन्न जो अनाज होगा दोस्तों, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। बल्कि अगर जो आप रासायनिक खादों से जो DAP है, यूरिया है, उनसे जो आप दोस्तों अनाज उत्पन्न पाएंगे और जब वो आप उसका सेवन करेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है ये दोस्तों यूपी टेट आपका और हिंदी डिजिटल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। ये यूपी टेट का आपके दोस्तों पुस्तक है मात्र 249 रुपये में। आप सभी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों झूम किस प्रकार होता है, किसका प्रकार है? दोस्तों झूम कृषि का एक रूप होता है। किसका है? झूम जो है वो कृषि का एक रूप माना जाता है। इस कृषि पद्धति में फसल की खेती के लिए, खेत बनाने के लिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, खेत बनाने के लिए एक विशेष भूमि पर मौजूद पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को काट दिया जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ जैसे एरिया है दोस्तों, ये एरिया है, यहाँ पे क्या है, वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं दोस्तों, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब इसको क्या करना है, इसको हमें खेत बनाना है, सही ढंग से खेत बनाना है। तो भी दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, इनको काटेंगे झाड़ियों को, और अच्छे से जैसे ही ये सूखेंगे इनको जला देंगे, तो और इसको साफ करके अच्छे से दोस्तों क्या करेंगे, जुताई करेंगे और ये इसका एक खेत का रूप देंगे। तो वही दोस्तों आपके झूम इसी प्रकार की एक खेती मानी जाती है। झूम खेती इसी प्रकार की खेती मानी जाती है जो पहाड़ी इलाके, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ज़्यादातर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादातर होती है दोस्तों। तो ये चीज़ है आपका झूम, इसका प्रकार इसी खेती को माना जाता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों झूम खेती कैसे की जाती है? अभी मैंने आपको बताया झूम खेती जिस आमतौर पर स्थानांतरण की खेती भी कहा जाता है, इसे कैसे स्थानांतरण की खेती कहा जाता है। और अभ्यास पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। इसका अभ्यास कहाँ किया जाता है दोस्तों? पहाड़ी ढलान जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पे इसका अभ्यास किया जाता है। खेती की इस विधि में एक पहाड़ी ढलान को काटकर इसकी प्राकृतिक वनस्पतियों को क्या किया दिया जाता है, साफ किया जाता है। एक पहाड़ी ढलान है दोस्तों, उसको काटा गया और फिर जो उसमें वनस्पतियाँ हैं उसे क्या किया गया, काट दिया जाता है, और जो सामग्री एकत्र की जाती है वो सूख जाती है और उसको फिर क्या करते हैं ये लोग, जला देते हैं दोस्तों। इतनी राख की उत्पादन खाद के रूप में किया जाता है। इतनी राख हो जाती है कि जो उसका उत्पादन किसके रूप में करते हैं, ये खाद के रूप में करते हैं। वही राख का जो उत्पादन करते हैं ये किसके रूप में करते हैं, खाद का। जो दोस्तों आपकी लकड़ियां हैं और भी झाड़ियां हैं वो जब सूख जाती हैं, जल जाती हैं, तो वो राख के रूप में होती है, तो उसका ये खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों झूम खेती की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इस खेती की स्लैश एंड बर्न विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्लैश एंड बर्न विधि कहा जाता है। किसान जंगल के पेड़ों को काटते हैं और पौधों के अवशेषों को जलाते हैं। किसान क्या करते हैं दोस्तों, जो जंगल के पेड़ होते हैं उन्हें काटते हैं और उनके अवशेषों को जला के उसको खाद के रूप में रूपांतरित करते हैं। राख का उपयोग मिट्टी को खाद देने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में खेती या गाय चराने के लिए उपयोग भी किया जाता है। जो खाद का दोस्तों, राख का जो उपयोग ये करते हैं, किसको करते हैं, मिट्टी को खाद देने के लिए करते हैं दोस्तों। और जब दोस्तों यानी उससे भी जब खेती की जाती है तो वो गाय चराने के लिए भी उपयोग में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्षेत्र को कृषि के बाद कई वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इसे फिर से भरने की अनुमति मिल सके। कहीं भी दोस्तों झूम खेती हुई, अगर आपने एक बार वहां पे कर दिया खेती, यहाँ पे आपने एक बार कर ली, तो इसको आप कई वर्षों तक आपको इस क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद ही इसमें खेती आप कर सकते हैं। तो तभी ये उपजाऊ बना रहेगा दोस्तों, नहीं तो ये भी, इसकी भी उर्वरकता क्या होगी, कम हो जाएगी। यही बात कही गई है आपके इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों ये आपके वीडियोग्राम विकास नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर मात्र 999 रुपये में। नेक्स्ट है दोस्तों झूम की खेती के हानिकारक। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर गुण है
तो किसी भी चीज़ का दोष भी जरूर होता है। अगर किसी चीज़ से हमें लाभ हो रहा है, तो बहुत अधिक लाभ हो रहा है, तो उसका हानि भी होता है दोस्तों। तो लाभ हानि दोस्तों, जीवन मरण, गुण दोष, ये तो हमारा एक सत्य है दोस्तों, जिसे कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। तो दोस्तों झूम खेती की भी हानियां होती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी हानियां होती हैं। झूम खेती को पर्यावरण के लिए विनाशकारी माना गया है। दोस्तों क्या है, इसे पर्यावरण के लिए विनाशकारी माना जाता है। क्यों पर्यावरण के लिए विनाशकारी माना जाता है, ये जानते हैं। क्योंकि जंगल के विशाल क्षेत्रों को साफ कर दिया जाता है और जला दिया जाता है, ताकि कम से कम 3 से 5 वर्षों तक लगातार खेती की जा सके। दोस्तों यह न केवल वनों का नष्ट करता है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन को भी बिगाड़ता है और पर्यावरण को नष्ट करता है। दोस्तों यानी कि झूम की खेती करने के लिए लोग क्या करते हैं, जंगलों में दोस्तों पेड़ों का कटाव कर देते हैं काफी मात्रा में, क्योंकि उन्हें 3 से 5 वर्षों तक लगातार खेती की जाती है। और दोस्तों जब एक वृक्ष कटता है तो केवल एक वृक्ष ही समाप्त नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि एक वृक्ष में कई पक्षियों की दोस्तों घोंसले होते हैं, उनके घर होते हैं, पक्षियों का दोस्तों वो होता है, कई जीव जंतु होते हैं जिनका निवास स्थान होता है दोस्तों। तो किसी का घर उजड़ता है दोस्तों और बहुत सारा नुकसान होता है दोस्तों। तो सिर्फ अगर आप कहें कि केवल एक वृक्ष का क्यों हानि पहुंचती है कटने से, तो वो बात असत्य हो जाएगी। सिर्फ वृक्ष को हानि नहीं होती, उस पर उपस्थित वृक्ष के पक्षियों के घोंसले, जीव जंतु और दोस्तों कई चीज़ें, जिससे उस वृक्ष को कई लोगों को फायदा होता है, वो लोग भी उससे क्या हो जाते हैं, उस फायदे से दोस्तों वंचित हो जाते हैं, उस लाभ से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों वृक्ष हमें, आप जानते हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों हमारे वातावरण का गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ये सारी चीज़ें मेन कारण किसका है, वृक्षों के कटाव का कारण है। वृक्षों के कटाव के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग और भी जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारी दोस्तों समस्याएं जो हैं वो हमारे वृक्षों के कटाव के कारण ही हो रही। तो झूम खेती के लिए दोस्तों कई अधिकतर लोग वृक्षों के कटाव के लिए, खेती करने के लिए दोस्तों क्षेत्र बनाते हैं, खेत बनाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं दोस्तों, वृक्षों का कटाव करते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। तो वही चीज़ है दोस्तों, और जो कि पारिस्थितिक संतुलन को भी धीरे धीरे क्या करता है, बिगाड़ देता है दोस्तों, वो नष्ट कर देता है और पर्यावरण धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस प्रकार का स्थानांतरण कृषि को श्रीलंका में चेना, हिंद एशिया में लदंगा और ओडिशा में मिल्पा कहते हैं। जो इस प्रकार का स्थानांतरण कृषि होती है दोस्तों, तो उसका एक अलग अलग नाम है। श्रीलंका में इसे क्या कहा जाता है, चेना कहा जाता है, और हिंद एशिया में इसे लदांग कहा जाता है, और ओडिशा में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मिल्पा कहा जाता है। तो ये है। अक्सर यह दावा किया जा रहा है कि झूम के कारण क्षेत्र के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान हुआ है दोस्तों। ज्यादातर अगर आप जैसे कि हो जाता है ना लालच, दोस्तों कहा जाता है ना लालच बुरी बला होती है। लालच क्या होती है, बुरी बला होती है। अधिक अन्न के लालच में, अधिक धन के लालच में लोग दोस्तों पेड़ों का कटाव करने लगते हैं और अधिक खेतों का निर्माण करने लगते हैं, जिससे आपका क्या होता है, प्राकृतिक जो कई संसाधन होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है दोस्तों। तो अधिक लालच दोस्तों कहते हैं ना, अधिक लालच बुरी बला होती है, तो हमें अधिक लालच भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपका यूजीसी नेट पेपर का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। झूम की खेती भारत में क्यों नहीं की जाती? ये प्रश्न बनता है कि आखिर भारत में झूम की खेती क्यों नहीं की जाती? तो सूखे के कारण कुछ वर्ष और स्थानों पर झूम खेती नहीं की जाती, क्योंकि सूखा होता है दोस्तों। और झूम खेती को अपनाते समय किसानों को अपने भूखंडों को साल दर साल स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि भूमि को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति दी जा सके। दोस्तों यहाँ पे यानी कि इतना ज़्यादा सूखा पड़ता नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हम झूम खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने वृक्षों को कटाव करना पड़ेगा, वृक्षों को कटाव करके खेत और बनाना पड़ेगा दोस्तों। पर ऑलरेडी भारत में दोस्तों खेती के लिए क्षेत्र पर्याप्त होते हैं। और दूसरी चीज़
कि दोस्तों वृक्षों को काटने पे जो पर्यावरण हानिकारक वैसे भी हो रहा है, तो समझते हैं लोग, तो इसलिए भी नहीं करते। और किसानों को दोस्तों जो खेती है करने के लिए एक खेत को छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, फिर दूसरे खेत, इतने दोस्तों किसान भाई इतना भारत में वो नहीं होता कि हम एक खेती को कुछ वर्षों तक छोड़े फिर दूसरी खेती को, वो नहीं कर पाते ये चीज़ें। तो इसलिए दोस्तों भारत में ये चीज़ें नहीं होती हैं, वहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा खेती किस राज्य में होती है? दोस्तों एक प्रश्न आपका बनता है कि सबसे ज़्यादा खेती या कृषि किस राज्य में होती है, तो वो होती है पंजाब राज्य में दोस्तों। पंजाब पृथ्वी पर सबसे उपजाऊ राज्य माना जाता है दोस्तों, और न कि उपजाऊ राज्य माना जाता है बल्कि वहाँ के जो कृषि भाई होते हैं दोस्तों, जो वहाँ के किसान होते हैं, जो किसान होते हैं दोस्तों, किसान भाई जो होते हैं वहाँ के दोस्तों, वो कृषि में एकदम सुबह से लेके शाम तक दोस्तों लगे रहते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। न कि दोस्तों वहाँ के पुरुष बल्कि वहाँ की महिलाएं, माना जाता है कि जो महिला होती है दोस्तों पंजाब की, वो दोस्तों पुरुषों से ज़्यादा मेहनती होती है, वो पुरुषों से ज़्यादा मेहनती होते हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष। दोस्तों ये कहा जाता है कि आपने कभी किसी पंजाबी को भीख मांगते, जो रियल पंजाबी होता है, कभी भी आपने भीख मांगते नहीं देखा होगा दोस्तों, क्योंकि एक पंजाबी के पास इतना सफिशिएंट खेत होता है दोस्तों, वो इतना मेहनती होता है कि अपनी खेती से उपजाऊ कर सकता है, यानी कि 2 टाइम का खाना वो आसानी से उपजाऊ कर सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ होती है कि पंजाब में इसलिए बहुत ही ज़्यादा खेती होती है दोस्तों। पंजाब में गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, सब्जियां, फलों का उत्पादन सबसे अच्छा होता है दोस्तों। आप कभी अगर गोल्डन टेम्पल गए हो तो गोल्डन टेम्पल जानिए, वहाँ लंगर चलता रहता है और बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है दोस्तों। हमेशा फ्री में लोग, कई हजार लोग दोस्तों खाना वहाँ पे फ्री में खाते हैं पर डे दोस्तों, सोचिए दोस्तों। तो ये चीज़ है। पंजाब का दूसरा नाम भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है दोस्तों, सोचिए, भारत का अन्न भंडार है पंजाब दोस्तों, भारत का अन्न भंडार है इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। और भारत की रोटी की टोकरी है दोस्तों, इसीलिए भारत की रोटी की टोकरी भी आपको पंजाब को कहा जाता है, और उसे अन्न भंडार भी पंजाब को कहा जाता है। तो कभी समय मिले तो पंजाब ज़रूर घूमिए दोस्तों, जाइए वहाँ पे, चीज़ों को देखिए, समझिए, बहुत चीज़ें सही है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में हैंड राइटिंग PDF नोट्स हैं दोस्तों, सारी नितिन सर के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।